आपने राशिद लतीफ़ के मुंह से उसके लिए कुत्ते का बच्चा की गाली भी निकलवाई। वसीम अकरम भी आपके ऊपर इसके ऊपर केस कर सकते हैं, मोहम्मद वसीम आपके ऊपर अलग केस कर सकते हैं, पीसीबी आपके ऊपर अलग इस बात के ऊपर केस कर सकता है। बाबर आजम कोई कौन सी बड़ी दुनिया, बाबर आजम वो तो उमर अकमल का कज़न नहीं था। आप न्यूज़ का अगर कोई तस्करा कर दे कि वो चैनल क्यों बना, किसने ख़रीदा, क्या मामलात हुए, कौन सी फाइनेंशियल गलतियाँ हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, क्योंकि वो रन्स नहीं कर रहा तो उसके थोड़े से मैं फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर दूँ। बाबर आजम के एशिया कप के बाद के मैं स्टैट्स आपके सामने रख रहा हूँ। इसी इनिंग्स के बारे में आपने कहा वो स्कोर जो आपको जिताए ना, उसका फ़ायदा क्या है। हमें स्कोर नहीं चाहिए, रन रेट चाहिए, अच्छी एवरेज चाहिए। तो सर अब क्या करें, वो सचिन तेंदुलकर ने जो 100 सेंचुरियाँ हैं उसको अब हम क्या। तो बाबर आजम ने उस मैच के अंदर अच्छा खासा स्कोर किया हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच खुशदिल शाह को दिया। बहुत सारे लोगों से अगर मेरी बात हुई है जो कि आपके प्रोग्राम से रिलेटेड है, तो उनकी भी ये राय है कि आप भी एक एरोगेंट और किड रखने वाले हैं ना। वो कल 100 करेगा तो आपको कोई हक नहीं रहेगा कि आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। उन्होंने कहा तुम अपने आप को भूल रहे हो, तुम कहाँ से शुरू किया तुमने। अगर कोई भी शख्स आपके बारे में ये कहे कि आप पहले क्राइम रिपोर्टर थे और उसके बाद जो पूरी एक सीरीज़ चली, कोई जवाब नहीं है मेरी बैटिंग का। उसके बाद डॉक्टर रूबा कह रही हैं वेरी पथेटिक। मुझे नहीं पता आप इतने जजमेंटल क्यों हो रहे हैं और किस बेसिस के ऊपर अपना ये एनालिसिस दे रहे हैं। झूठ बोला है तो कायम भी रहो, उस पर ज़फ़र आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग हो गई है ना। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाजिर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कभी आफ्ताब इकबाल के ऊपर कोई वीडियो इस तरह से बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो का पहले डिस्क्लेमर दे दूं, वो ये है कि आफ्ताब इकबाल जिस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं वो बहुत बड़ा घराना है। आफ्ताब इकबाल बज़ाते ख़ुद एक बहुत अहम शख्सियत है पाकिस्तान की, और मीडिया पर्सनालिटी वो जिस किस्म की हैं और जो उनकी खिदमत है उससे किसी को कोई शुबा नहीं है और उनकी सब लोग तारीफ़ करते हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उस डिस्क्लेमर के अंदर ऐड कर दूं कि आफ्ताब इकबाल जिस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके वालिद साहब ज़फ़र इकबाल साहब हैं, जो कि शायर हैं, वो लॉयर हैं, वो पोइट हैं, और जिस दौर के अंदर उन्होंने तमाम काम किए हैं उसके अंदर मैं अगर वो नाम लेने शुरू करूँ तो फैज़ अहमद, अहमद नदीम कासमी, अमजद इस्लाम अमजद, उसके अलावा मोहसिन नकवी, परवीन शाकिर, अहमद फराज, अनवर मसूद और वासिफ़ अली वासिफ़ जैसे बड़े नाम उनके उस दौर के अंदर घूमे फिरे, जिसकी वजह से उन्होंने जो काम किया, जो उनकी सर्विसेज थी, उसकी वजह से ज़फ़र इकबाल साहब ओवरशैडो भी हुए। उन्हीं का एक शेर इस स्पेसिफ़िक वीडियो के ऊपर पूरा उतरता है, तो मैं वो पढ़ दूँ। झूठ बोला है तो कायम भी रहो, उस पर ज़फ़र आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो ये ज़फ़र इकबाल साहब का एक शेर है, ये मैं पढ़कर आगे चलता हूँ। उन्होंने बहुत सारी गलत बातें की हैं आफ्ताब इकबाल साहब ने। उन्होंने सबसे पहले जो बातें की वो आपने सुन कुछ ली हैं, जो नहीं सुनी वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि वो भी ओवरशैडो हो गई हैं इस तनकीद के ऊपर। अब मैं आपको सबसे पहले ये भी एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब वो प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं तो जो उनके करैक्टर्स वहाँ मौजूद होते हैं, वो जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ आफ्ताब इकबाल की तरफ से लिख कर दी जाती है। इसका मतलब ये है कि वो ओपिनियन होता है आफ्ताब इकबाल का उस शख्सियत के बारे में जो वो दिखाना चाह रहे होते हैं अपनी ऑडियंस को। मोहम्मद वसीम के बारे में जो वो समझते हैं, जिस तरह का वो करैक्टर उनको समझते हैं, उनके बारे में जो इंकशाफात हैं वो उस मोहम्मद वसीम के करैक्टर से उन्होंने ले लेने हैं। राशिद लतीफ़ के मुंह से उन्होंने उसके लिए क्या लफ्ज़ निकलवाया वो भी मैंने आपको बताना है। जो चीफ़ सेलेक्टर वहाँ पर बिठाए हुए थे डमी म्यूज़ियम से, बाबर आजम के बारे में जो बातें उनसे करवानी थी वो बाबर आजम के मुंह से भी करवाई और अपने मुंह से भी उनके लिए निकाली। तो ये एक पूरा ओपिनियनेटेड शो होता है जिसके अंदर वो तमाम उन कैरेक्टर्स के बारे में अपना ओपिनियन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कुछ ह्यूमर ऐड करके, कुछ एग्जेजरेशन ऐड करके उसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं। अब उन्होंने जो पहले कहा था जो आप सबके सामने है वो मैं पहले पढ़ दूं और इसके ऊपर एक छोटा सा मैं आपको फैक्चुअल एनालिसिस दूंगा कि असल में फ़ैक्ट्स क्या हैं क्रिकेट के। आप कहेंगे कि मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ, गलती से मैं भी कोई 8-9 साल जो है वो प्रॉपर क्रिकेट खेल चुका हूँ। 8-9 साल मैंने टेपिए वाली क्रिकेट नहीं खेली, ना मुझे टेप बॉल क्रिकेट खेलना आती है। हार्ड बॉल खेली है, थोड़ी सी एक आम सा प्लेयर था, लेकिन कुछ बेसिक्स को मैं समझता हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो के ऊपर बात करना अपना हक और फ़र्ज़ समझता हूँ। बाबर आजम इज़ अ स्टार नो मोर। बाबर आजम की किड़ नज़र आती है। वो कह रहे हैं कि जी वो इसलिए नहीं बाबर आजम इज़ अ स्टार नो मोर क्योंकि वो कैचेस छोड़ रहा है, क्योंकि वो उससे रन्स नहीं हो रहे, उसकी किड़ नज़र आ रही है। तो सर सबसे पहली बात ये कि आप इमरान खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं, आप इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं, तो आपको वो किड़
इमरान खान की कभी नज़र नहीं आई। आपने कभी इमरान खान के बारे में कभी ये बात नहीं की कि उसके अंदर जो किड है उसकी वजह से आपने कभी इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया हो। इमरान खान जैसा एरोगेंट कोई ऐसा सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी, वैसे तो आपके ऊपर भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। बहुत सारे लोगों से अगर मेरी बात हुई है जो कि आपके प्रोग्राम से रिलेटेड है, तो उनकी भी ये राय है कि आप भी एक एरोगेंट और किड रखने वाले हैं। लेकिन अब आप चूँकि हमारे सीनियर हैं, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं सामने भी नहीं रखूँगा कि किसने ये बात की और क्यों ये बात की। इमरान खान साहब के ऊपर आप ये तनकीद नहीं करते। उनकी जो पर्सनालिटी है, उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया। जब एक इंसान इतना कुछ अचीव कर लेता है तो तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन बाबर आज़म के बारे में अगर आपने ये बात की है तो आपको याद होना चाहिए कि पिछले दिनों ही एक वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हुई थी जिसके अंदर खुशदिल शाह को उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच दिया था, जस्ट बिकॉज उन्होंने 20 रन्स की एक ऐसी इनिंग्स खेली थी। आई गेस 21 बॉल्स के ऊपर 40 कुछ रन्स किए थे और मैच उन्होंने बिल्कुल फिनिश किया था और जितवा के आए थे। तो बाबर आज़म ने उस मैच के अंदर अच्छा खासा स्कोर किया हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच खुशदिल शाह को दिया। तो इसके अंदर से उनकी जो किड है वो भी आपको नज़र आ रही होगी। उसके अलावा पिछले दिनों मोहम्मद हारिस की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई कि इफ्तिखार अहमद जब बाउंड्री के ऊपर आते हैं तो मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर हैं पाकिस्तान के, वो उनके जूते जो हैं वो साफ़ कर रहे हैं उस वो जो एक तिनकों वाला ब्रश है उससे। लेकिन जब बाबर आज़म ने वो मंगवाया वो ब्रश, तो वो उन्होंने ख़ुद साफ़ किया और हारिस का सिर्फ उन्होंने सहारा लिया, जबकि वो एक पूरा मुवाज़ना चल रहा था उसके ऊपर। तो आप वहाँ से भी वो देख सकते हैं कि वो कितने को एरोगेंट और किड रखने वाले कप्तान हैं। मैं थोड़ी सी, आपने उसके बाद कहा कि क्योंकि वो रन्स नहीं कर रहा, तो उसके थोड़े से मैं फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर दूँ। बाबर आज़म के एशिया कप के बाद के मैं स्टैट्स आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि आपने अगर किसी की फॉर्म का अंदाज़ा लगाना है तो लास्ट 10 इनिंग्स, 9 इनिंग्स, 10 इनिंग्स काफ़ी होती हैं। बाबर आज़म ने 9 इनिंग्स के अंदर 386 रन्स बनाए विद एन एवरेज ऑफ 64.33। अब अगर आप, और उसके बाद इसके अंदर 3 नॉट आउट इनिंग्स शामिल हैं, एक इसके अंदर सेंचुरी शामिल है, 2 हाफ सेंचुरी शामिल हैं और स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 140 का 139.35 टू बी एग्जैक्ट उनका स्ट्राइक रेट था, जिसके ऊपर अब 64 की एवरेज से अगर 140 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि वो रन्स नहीं कर रहे तो बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोग इसी असना में कह रहे होंगे कि विराट कोहली का रिकॉर्ड, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पिछली 5 इनिंग्स का, ज़्यादा नहीं, 5 इनिंग्स के अंदर 128 रन्स बनाए हैं उन्होंने। एक नॉट आउट इनिंग्स है, एक हाफ सेंचुरी है, एवरेज उनकी 32 की है, स्ट्राइक रेट उनका 130 का है, और जिसमें से 2 मैचेस ऐसे थे जिसके अंदर 200 प्लस टोटल स्कोर हुआ है। एक मैच ऐसा था जिसके अंदर 180 प्लस स्कोर हुआ है, उसके बावजूद ये 130.6 का स्ट्राइक रेट है, एवरेज ऑफ 32। इसके अंदर एक मैच और था जिसके जो 8 ओवरों का मैच था और उसके अंदर 90 स्कोर हुआ था। एक मैच ऐसा था जिसके अंदर साउथ अफ्रीका 110 पे ऑल आउट हो गई थी। तो ये इन तमाम सिचुएशन के साथ अगर आप इस रिकॉर्ड को निकालें तो फिर आप अभी भी थोड़ा सा बाबर आज़म को आप ऊपर ही रखेंगे। लेकिन अगर बाबर आज़म ने अपना इतना स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि वो इस रिकॉर्ड के बाद भी अगर आप उसको कह रहे हैं कि चूँकि वो रन्स नहीं कर रहा, तो खैर ठीक है, आगे चलें जी। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा तुम अपने आप को भूल रहे हो, तुम कहाँ से शुरू किया तुमने, और इतनी जल्दी अल्लाह ने तुम्हें वो मुकाम अता किया, तुम्हें तो चाहिए था कि तुम उतने ही ज़मीन में धंस जाते। सर गलत बात ये होगी कि मैं यहाँ पर कोई, जब आप रिपोर्टर थे, क्राइम रिपोर्टर थे, तब की कोई कहानियाँ जो हैं वो शेयर की जाएं, क्योंकि हर इंसान जब अपनी तरक्की का एक सफ़र शुरू करता है तो वो एक पॉइंट से उठता है। लेकिन अगर आप उसको उस पॉइंट के ताने देंगे और जब आप उस पॉइंट को आप हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, देखो तुम्हारी औकात तो ये थी, आज तुम कहाँ पर हो, तो ये उसके साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि उसके अंदर आप वहाँ से लेकर उसका जो वहाँ पहुँचने का जो एक सफ़र है, आप उसको बड़ा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, आप उसको ओवरशैडो करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको एक नेगेटिव अंदाज के अंदर पेश कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए भी गलत होगी कि हम, अगर कोई भी शख्स आपके बारे में ये कहे कि आप पहले क्राइम रिपोर्टर थे और उसके बाद जो पूरी एक सीरीज़ चली उसके अंदर आपकी जितनी सर्विसेज हैं वो बिल्कुल नज़रअंदाज हो जाएंगी, जो कि करना अच्छी बात नहीं है। आगे चलें जी। तुम्हें तो चाहिए था कि तुम उतने ही ज़मीन में धंस जाते, तुम ईगो के मामलात लेकर चल रहे हो, बड़े अफसोस की बात है, शर्म की बात है, और ये जो इज़्ज़त ज़िल्लत होती है मिन जानिब अल्लाह होती है। उसके बाद आपने बब्बू राना के मुंह से आपने क्या निकलवाया, उसके मुंह से आपने निकलवाया कि
कोई जवाब नहीं है मेरी बैटिंग का। और आगे से डॉक्टर अरूबा उसका क्या जवाब दे रही है मुझे नहीं पता। डॉक्टर अरूबा को क्रिकेट से कितनी, बिल्कुल वो लाहौर कलंदर के लिए थोड़ी सी मीडिया पर्सनालिटी के तौर के ऊपर उनका सोशल मीडिया उसके ऊपर वो नज़र आती नहीं है। लेकिन उनका ये कहना कि बहुत पथेटिक, उसके जवाब में जब अबू राना ने कहा कि कोई जवाब नहीं है मेरी बैटिंग का, उसके बाद डॉक्टर अरूबा कह रही हैं वेरी पथेटिक। तो सिर्फ़ और सिर्फ एक इनिंग्स थी आपकी, वो जो आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, उसके अलावा आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पिछले मैचेस के अंदर। तो ये मैंने एक तो पूरा आपके सामने वो रख दिया है कौन सा रिकॉर्ड था। आफ्ताब इकबाल साहब उसके बाद कहते हैं 7 मैचेस में से एक मैच में आपने अपना हक अदा किया बैटिंग का, एक और में आप 80s में भी गए लेकिन बिल्कुल बेकार। अब मैं ज़रा उस 80 का आपको अहवाल बता दूं कि जिसका इन्होंने जिक्र किया है। मोहम्मद रिजवान वो मैच नहीं खेल रहे थे, यानी जो पूरा मिडिल ऑर्डर का जो प्रेशर है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ऊपर होता है। अब इस मैच के अंदर सोचें मोहम्मद रिजवान भी नहीं खेल रहे, मोहम्मद हारिस आते हैं, पहला छक्का लगाते हैं, आउट हो जाते हैं, 8 बॉलों के ऊपर 7 स्कोर करते हैं, आउट हो जाते हैं। शान मसूद आते हैं, 0 पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद हैदर अली जो कि फॉर्म में नहीं थे वो आते हैं। अब आपकी पूरी लाइन चेक करें, इफ्तिखार अहमद 31, आसिफ अली 9, मोहम्मद नवाज़ 12, बाबर आजम उस मैच के अंदर भी 59 बॉल्स के ऊपर 87 रन करते हैं, 3 छक्के लगाते हैं, 7 चौके लगाते हैं, 147 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और इनको वो इनिंग्स बेकार लग रही है। पाकिस्तान उस मैच के अंदर 170 करने में कामयाब होता है। कब? यह मैं अब आपको फॉल ऑफ विकेट्स का पहले बता दूं कि उस वक्त सूरत हाल क्या थी, उसके बाद मैं बताऊँगा कि बॉलिंग भी कैसी हुई। आपने उसको कह तो दिया कि ये बेकार इनिंग्स थी। पहली विकेट गिरी 14 के स्कोर के ऊपर, दूसरी विकेट गिरी 15 के स्कोर के ऊपर, 62 पे आपके 3 आउट थे और 110 के ऊपर 4 आउट थे 14 ओवर्स के अंदर। उसके बाद अगर आपने 170 पे अगर आप मैच को ले गए हैं तो मेरा ख्याल है बड़ी बात है। और 170 के ऊपर लेकर जाना और इनिंग्स को फिनिश करना, आखिर तक खड़े रहना, मेरा ख्याल है ये एक बड़े प्लेयर की निशानी है। अगर आपको लगता है कि वो इसके अंदर उनकी इनिंग्स बुरी थी 87 ऑफ आई गेस 49, तो ये उसके साथ ऐसे प्लेयर के साथ ये कहना ज़्यादती की बात है। उसके बाद मैं आपको ज़रा बॉलिंग भी बता दूं इस मैच के अंदर क्या हुई थी। मोहम्मद नवाज़ 4 ओवर्स नन फॉर 43, शाहनवाज धानी 2 ओवर्स नन फॉर 33। ये वही मैच था इसके अंदर मार मार के तुम्बा बना दिया था। मोहम्मद वसीम 2.3 ओवर्स नन फॉर 29, आमिर जमाल 2 ओवर्स नन फॉर 30, शादाब खान 4 ओवर्स 2 फॉर 34। ये आपकी बॉलिंग थी मेरा ख्याल है जिसने आपको मैच एक तरफ से ही बिल्कुल साइड पे लगवा दिया। उसके बाद आपने अगली लाइन क्या कही, आपने कहा वो स्कोर, इसी इनिंग्स के बारे में आपने कहा वो स्कोर जो आपको जिताए ना उसका फ़ायदा क्या है, हमें स्कोर नहीं चाहिए, रन रेट चाहिए, अच्छी एवरेज चाहिए। तो सर अब क्या करें, वो सचिन तेंदुलकर ने जो 100 सेंचुरियाँ हैं उसको अब हम क्या, उसके रन्स अगर हमें नहीं चाहिए। आपको पता है सचिन तेंदुलकर साहब ने जितनी सेंचुरियाँ की हैं, अब उनसे महान प्लेयर तो कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर आज तक आया। उनकी जितनी सेंचुरीज़ हैं मोस्टली सेंचुरीज़ वो रह गई हैं। वो इंडिया में मैच नहीं जीतती थी, क्यों? क्योंकि सचिन के अलावा कोई परफॉर्म ही नहीं करता था वहाँ पर। ये तो जब से सहवाग आया, जब से यूवी आया, MS धोनी आया, राहुल द्रविड़ आया, उसके बाद ये पूरी टीम ने परफॉर्म करना शुरू किया। वो तो लेट आई गेस 80s के अंदर से उनका करियर जो है वो शुरू हुआ है। पूरा 90s 2000 का आधा जिस तरह उन्होंने गुजारा है, जिस टीम के साथ उन्होंने गुजारा है, वो तो टीम ही कोई नहीं थी। तो खैर इस बात के ऊपर अगर हम सचिन तेंदुलकर को कहने लग जाएं कि भाई आपके इन सेंचुरीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये उनके साथ ज़्यादती होगी। उसके बाद बब्बू राना कहीं कहते हैं कि बाबर आजम वड्डी दुनिया की है, जिसके ऊपर फिर वो आगे से कहते हैं बाबर आजम कौन सी वड्डी दुनिया, बाबर आजम वो तो उमर अकमल का कज़न नहीं था। उसके बाद आगे चल के वो पेप्सी के ऐड का मजाक उड़ाते हैं, जिसके अंदर वो उनका एक ऐड आया था जिसके अंदर वो कह रहे थे कि स्ट्रॉन्ग हो गई है ना। वो जिस लहजे के अंदर कहा गया कि स्ट्रॉन्ग हो गई है ना, उससे ज़्यादा तहज़ीक आमेज़ जुमला कोई नहीं था उस पूरे प्रोग्राम के अंदर। जिस तरह से उसकी वो नकल उतारी गई और जिस बुरे अंदाज के अंदर ये चीज़ कही गई है। उसके बाद आपने एक और जजमेंटल स्टेटमेंट दिया। आपने कहा अब ये बल्ला, अब वो बब्बू राना उसको एज अ गिटार लेकर खड़े हो गए उस बैट को। तो उसके बाद आफ्ताब इकबाल साहब ने उसके लिए कहा अब ये बल्ला बजाया ही करना है तुमने, इससे स्कोर नहीं होना। मुझे नहीं पता आप इतने जजमेंटल क्यों हो रहे हैं और किस बेसिस के ऊपर अपना ये एनालिसिस दे रहे हैं। उसके बाद आपने मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर हैं, ठीक है, उनके सिलेक्शन से 100 इत्तफाक है, लेकिन आपने राशिद लतीफ़ के मुंह से उसके लिए कुत्ते का बच्चा की गाली भी निकलवाई, जिसको आपने बीप कर दिया। वो ज़ाहिर लिप से पता चल रहा है कि वो क्या कह रहे हैं।
उसके बाद आपने उसके लिए तोहफ़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये तो तोहफ़ा है ना, आपने मोहम्मद वसीम के लिए तोहफ़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और उसके बाद आपने ये भी एक इल्ज़ाम लगाया कि वो वसीम अकरम की पर्ची के ऊपर आए हैं। आपको पता है वो किसी भी दिन आपको कोर्ट के अंदर घसीट सकते हैं इस बात से कि आपने मेरे ऊपर इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया है कि वो किसी शख्स की पर्ची के ऊपर आया। वसीम अकरम भी आपके ऊपर इसके ऊपर केस कर सकते हैं, मोहम्मद वसीम आपके ऊपर अलग केस कर सकते हैं, पीसीबी आपके ऊपर अलग इस बात के ऊपर केस कर सकता है। उसके बाद आप उनको कह रहे हैं जी कि वसीम जूनियर की बात आई, वसीम जूनियर ने कोई कैश ड्रॉप किया था। उसके बाद आपने एक और जजमेंटल स्टेटमेंट दी। आपने कहा मेरा ख्याल है कि वसीम जूनियर का तो दूर दूर तक अब कोई इम्कान नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप इस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक क्रिकेट के इतने बड़े एनालिस्ट क्यों बन रहे हैं, जिसका काम उसी को साजे। आप ये क्यों कर रहे हैं? आपको ये क्यों कहा किसने है कि आपको ज़ेब भी देता है? एक अच्छा क्रिकेट को एनालाइज करने वाला कभी भी जजमेंटल स्टेटमेंट्स नहीं देता। क्रिकेट के ऊपर अगर आपने जजमेंटल स्टेटमेंट देनी है या फिर फ्यूचर को आपने इस तरह से अपने ज़ाती ख्याल के ऊपर अगर आपने उसको एनालाइज करना है, प्रेडिक्ट करना है, तो ये मेरा ख्याल है उस प्लेयर के साथ जाती है, उस क्रिकेट बोर्ड के साथ जाती है, उस क्रिकेट टीम के साथ जाती है जिसने इतनी मेहनत करके आपको इतनी सर्विसेज दी हैं, इतनी मेहनत करके वो इस मुकाम तक पहुँचे, और उसके लिए आप एक दो जुमलों के अंदर अपनी जजमेंटल स्टेटमेंट दे दें, ये बड़ी ज़्यादती की बात है। अब आखिर के अंदर बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं जिन्होंने बाबर आजम के लिए बहुत सारे अच्छे कलमात अदा किए। वो पाकिस्तानी भी हैं, इयन चैपल, नासिर हुसैन, वसीम अकरम, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, और उसके अलावा लेफ़्ट आर्म पेसर मिचेल स्टार्क ने भी बड़े अच्छे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। पाकिस्तानी कौम को अगर कोई एक ऐसा स्टार मिल गया जिसकी एवरेज ही 60s में है, ODI एवरेज, जो पाकिस्तानियों ने कभी नहीं देखी थी, कभी पाकिस्तान को ऐसी कंसिस्टेंसी वाला बैट्समैन नहीं मिला था, तो मेरा ख्याल है अगर उसका कोई थोड़ा सा बैड पैच आता भी है तो उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, वरना वो कल 100 करेगा तो आपको कोई हक नहीं रहेगा कि आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, कि सेलिब्रेट भी कर सकें। हर इंसान के अंदर खामियां होती हैं, हर इंसान की एक पूरी जर्नी होती है। अब यहाँ पर कोई आपसे याद आया, आप न्यूज़ का अगर कोई तज़किरा कर दे कि वो चैनल क्यों बना, किसने ख़रीदा, क्या मामलात हुए, कौन सी फाइनेंशियल गलतियाँ हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, अब उसकी डिटेल के अंदर अगर कोई जाना शुरू कर देगा तो वही बात है कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो ओवरशैडो होना शुरू हो जाएंगी, वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, वो एक नेगेटिव आपकी पर्सनैलिटी का एक इमेज शो करने लग जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। उसको डिस्कस करना अच्छी बात नहीं है। अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें, नेगेटिव्स को सिर्फ क्रिटिकली एनालाइज करें और एक तनकीद बराए इस्लाह बजाय इसके कि एक डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए जाएं और एक किस शख्स के ऊपर कोई पर्सनल तनकीद की जाए, जजमेंटल स्टेटमेंट्स दी जाएं। हर इंसान के लिए यही है कि वो अपने आप को हरफ आखिर और अक्ल कुल समझना अब बंद करते हैं। बहुत सारे सीनियर्स हैं, हम सब की रिस्पेक्ट है, हम भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि मेरे मुंह से किसी के लिए कभी कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स इस तरह के ना निकलें जो कि उसके लिए कोई पर्सनल अटैक हो। जहाँ पर उसने किसी के लिए कोई गलत बात की होगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी उस स्टेटमेंट को मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करूँ। आपने तो जस्टिफिकेशन भी देने की कोशिश नहीं की, बल्कि जब आपको लगा कि ये टॉपिक हाइप पकड़ रहा है तो आपने उसका अब उस वीडियो का वो टोटा निकाला और अलग से अच्छी SEO के साथ आपने उसको मज़ीद अपलोड कर दिया। तो खैर अच्छी बात है, पैसा कमाना अच्छी बात है, माशाल्लाह आपके सब्सक्राइबर्स भी अच्छे हैं, व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, पैसे भी अच्छे आते हैं। अल्लाह करे कि टीम जो आपकी है वो मज़ीद ऐसी ही कायम दायम रहे, नए नए लोग आएँ आपके प्रोग्राम के अंदर, और जो भी छोड़ कर जाएँ वो ऐसी बातें ना करें जो असद कैफ़ी, ओकाशा गुल और रंगीला साहब ने की हैं। फ़िलहाल मोहम्मद अहमद अरकम को दीजिए इजाज़त, तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाज़िर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।